विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नवनीत श्रीवास्तव। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। चौथा इसका भाग है राज्य की शक्तियां। विद्यार्थियों, जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो शक्तियों का प्रश्न भी सामने आया। शक्तियां कहां और किसके पास हों? चूंकि भारत को में संघीय व्यवस्था लागू की गई थी, कई राज्यों को मिलाकर के भारत का निर्माण किया जा रहा था, तो भारत संघ राज्य था, इसलिए शक्तियों का बंटवारा भी करना था। शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था केंद्र सूची या संघ सूची। केंद्र सूची या संघ सूची, इसमें पहले 97 विषय रखे गए थे। केंद्र के पास शक्तियों के रूप में 97 विषय थे इसके पास, लेकिन अब बढ़ा करके इनको 100 कर दिया गया। संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं? 100। यानी जो 100 विषय इसमें रखे गए हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघीय सरकार यानी केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार उसमें वर्णित, संघ सूची में वर्णित 100 विषयों पर कानून बना सकती है, नियंत्रण कर सकती है। दूसरा नंबर आता है राज्य सूची। राज्य को कौन से विषय देना है, कितने विषय देना है, और इस पर चर्चा करते हुए राज्य सूची को 61 विषय दिए गए थे, 61, लेकिन अब बढ़ा करके उनको 66 विषय कर दिए गए हैं। यानी राज्य की शक्तियों में भी बढ़ोतरी कर दी गई। राज्य अपनी सीमा के अंदर 66 विषयों पर कानून बना सकता है, उनको क्रियान्वित कर सकता है। अब बात आती है तीसरी अनुसूची की। शक्तियों की तीसरी अनुसूची थी समवर्ती सूची, और इस सूची में जो विषय रखे गए थे, उन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार था। केंद्र भी कानून बना सकता था और राज्य भी कानून बना सकता था, और इसका नाम रखा, इसमें थे कुल 47 विषय, लेकिन अंततः 52 विषय इसमें कर दिए गए, लेकिन स्वीकार 47 विषय ही किए गए हैं, जो ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। तो शक्तियों के 3 बैग हैं। ये पहला बैग केंद्र या संघ सूची का है, दूसरा बैग राज्य का है, और तीसरा बैग जो है ये है समवर्ती सूची। इसमें से केवल राज्य ही पैसे खर्च करेगा, इसमें से केंद्र करेगा, और इसमें दोनों, मतलब कानून बनाने का अधिकार यहां राज्य सूची के अंतर्गत, यानी 61 विषय या 66 विषय अब कर दिए गए हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होगा। 97 विषय पहले थे, अब 100 कर दिए गए संघ सूची में, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। और कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों विषय, दोनों यानी राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बना सकते हैं, उसको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। चलिए आज हम संविधान की ओर बढ़ते हैं, और संविधान तरफ बढ़ते हुए हम देखेंगे राज्य को किस प्रकार से शक्तियां दी गई। संविधान सभा में ले चलते हैं हम सीधा आपको। तो आगे के हाल के लिए हम सीधे सीधे संविधान सभा के अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है संविधान सभा में। संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए। इस पर बहस होने लगी संविधान सभा में। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे, उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। मतलब संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनमें जो लोग चाह रहे थे कि शक्ति ज्यादा किसके पास हो, केंद्र के पास हो, और इस बात का समर्थन करने वालों में जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, जो चाहते थे कि सबसे ज्यादा शक्तियां किसके पास हों, केंद्र के पास। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, क्या लिखते हैं वो, अब जबकि विभाजन हकीकत बन चुका है, एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी।
क्योंकि ऐसा केंद्र शासित शांति स्थापित करने में, आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज उठाने में सक्षम नहीं हो। ये जवाहरलाल नेहरू जी के शब्द हैं संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संबोधित करते हुए। क्या कहते हैं? अब जबकि विभाजन हकीकत बन चुका है, यानी देश का विभाजन तो होना ही, लेकिन ऐसी स्थिति में जब हमारे देश का विभाजन होना तो एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था, अगर केंद्र सरकार को कम अधिकार दिए जाएंगे, कम शक्तियां दी जाएंगी, तो वो कैसी हो जाएगी? दुर्बल हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, देश के लिए हानिकारक हो जाएगी वो। क्योंकि ऐसा अगर केंद्र सरकार या केंद्रीय व्यवस्था दुर्बल होगी तो वो क्या नहीं कर पाएगी? केंद्र शांति स्थापित नहीं कर पाएगी, देश में कर पाएगी क्योंकि वो दुर्बल है। आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में, अगर आपस में किसी के नागरिकों के या किन्हीं लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ टकराते तो उनमें शांति स्थापित करने में या उनमें समन्वय स्थापित करने में केंद्र सरकार सक्षम नहीं होगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज उठाने में भी सक्षम नहीं होगी। ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मतलब उनका साफ साफ था कि केंद्र सरकार को या केंद्रीय व्यवस्था को मजबूत और शक्तिशाली होना चाहिए। संविधान के मसवदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कितनी सूचियां बनाई गई थी? केंद्रीय सूची, अभी हमने जो आपको बैग बना के बताए थे ना, केंद्रीय सूची, इसको संघ सूची भी कहते हैं, ये पहली सूची। दूसरी थी राज्य सूची और तीसरी थी समवर्ती सूची। पहली सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन होने थे। इस सूची के विषय किसके अधीन होने थे? केंद्र सरकार के अधीन। इसके सारे विषय केंद्र सरकार के अधीन होने थे। दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत आते और तीसरी सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थे, दोनों लोग। यानी पहली जो केंद्रीय सूची या संघ सूची है, इसके विषय केंद्र के अधीन होने थे। दूसरी जो राज्य सूची है, इसके विषय राज्य के अधीन होने थे। और तीसरी जो समवर्ती सूची है, इसके विषय राज्य और केंद्र दोनों की साझा मतलब दोनों की संयुक्त रूप से इन्हीं के अधीन थे। परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया था। सबसे ज्यादा विषय किसको दिए गए थे? केंद्रीय नियंत्रण को। करीब 97 विषय दिए गए थे जब संविधान बनाया जा रहा था। कितने विषय थे इसके पास? 97 विषय। अभी हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद राज्य सूची को कितने दिए गए थे उस समय? 61 विषय। और समवर्ती सूची को 47। इस प्रकार संविधान के निर्माण होते वक्त ये विषय दिए गए थे। तो सबसे ज्यादा विषय थे केंद्र के पास, जो कि नेहरू जी की इच्छा थी इसके अनुरूप संविधान को निर्मित किया जा रहा था। वो चाहते थे कि केंद्र को शक्तिशाली होना चाहिए, तभी जाकर के केंद्र अपने देश में शांति स्थापित कर पाएगा, समन्वय स्थापित कर पाएगा और वैदेशिक मामलों की आवाज उठा पाएगा। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज्यादा विषय रखे गए। समवर्ती सूची में भी बहुत ज्यादा विषय रखे गए थे, जो कि आप देखेंगे 47 विषय थे। प्रांत नहीं चाह रहे थे कि इनमें ज्यादा विषय रखे जाएं। खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया। जो बड़े बड़े उद्योग हैं भारत में, जो खनिज पदार्थ हैं खुदाई से प्राप्त होते हैं, उन पर सब पर भारत सरकार का नियंत्रण रखा गया। मतलब वो केंद्र सरकार के अधीन रहे। ये विषय किसके अधीन रहेंगे? प्रमुख उद्योग और खनिज पदार्थों संबंधी विषय केंद्र सरकार के अधीन रखे गए। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया है। और एक अनुच्छेद 56
हमारे संविधान का अनुच्छेद 56 दर्शाता है यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्य के सारे विषय किसके पास आ जाएंगे? केंद्र के पास। शक्तिशाली कौन हो जाएगा? केंद्र। संविधान में राजकोषीय संघवाद की भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई। कुछ करों जैसे सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई। कंपनियों से जो टैक्स आएगा वो केंद्र को मिलेगा और सीमा शुल्क जो आएगा वो भी किसको मिलेगा? केंद्र सरकार को मिलेगा। यहां भी केंद्र को मजबूत किया गया। कुछ अन्य मामलों जैसे आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई। यानी आयकर जो इनकम टैक्स होता है और आबकारी शुल्क जो आबकारी विभाग से शुल्क मिलता है, इन दोनों को बांट दिया गया, केंद्र को भी और राज्य को भी दे दिया गया। तथा अन्य मामलों में होने वाली राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह राज्यों को सौंप दी गई। राज्य सरकार को अपने स्तर पर भी कुछ अधिभार और कर वसूलने का अधिकार दिया गया। उदाहरण के लिए वे जमीन और संपत्ति कर, बिक्री कर तथा बोतल बंद शराब पर अलग से कर वसूल कर सकते हैं। जमीन की बिक्री होनी है या जमीन से जो लगान आता है वो राज्य लेगी। किसी भी वस्तु की बिक्री होती है तो सेल टैक्स किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। और बोतल बंद जो शराब होती है उस पर राज्य सरकार अलग से टैक्स लगा सकती है। अब हम बात करेंगे संविधान सभा में 4.1 केंद्र बिखर जाएगा। केंद्र बिखर जाएगा। केंद्र बिखर जाएगा। राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश की। संतनम ने पेश की थी। क्या कहा था उन्होंने? राज्य के अधिकारों, चूंकि जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे अधिकार किसको मिले? केंद्र सरकार को ज्यादा मिले, केंद्र को मजबूत बनाया जाए। जवाहरलाल नेहरू की ऐसी सोच थी। लेकिन राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे ज्यादा हिमायत मद्रास के संविधान सभा के सदस्य थे। संतनम ने पेश की। उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है। केवल राज्यों को नहीं, केंद्र को भी शक्तियां दी जाएं, लेकिन इसके लिए जो शक्तियों का पुनर्वितरण किया जाए। हमने जो सब शक्तियां दे रखी हैं अभी संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची के अंतर्गत, इनको फिर से बांटा जाए जिससे दोनों शक्तिशाली हो, राज्य भी हो और केंद्र भी हो। यह दलील एक जिद सी बन गई कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। संतनम ने कहा कि यह गलतफहमी है। अगर केंद्र के पास जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्वों में कमी करने से और उन्हें राज्यों को सौंप देने में से केंद्र ज्यादा मजबूत हो सकता है। संतनम क्या कहते हैं? अगर एक व्यक्ति पर, मतलब केवल केंद्र पर ज्यादा बोझ डाल दो, ज्यादा शक्तियां दे दो, तो वो सारे काम कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको ज्यादा शक्तियां मत दो, सारी शक्तियां तो राज्यों को बांट दो, जिससे वो केंद्र सरकार अच्छे से काम कर पाएगी, मजबूती से काम कर पाएगी। यहां संतनम का विचार चल रहा है। जहां तक राज्यों का सवाल है, संतनम का मानना था कि शक्तियों का मौजूदा वितरण उनको पंगु बना देगा। हमने जो राज्य को शक्तियां दी हैं, इनसे राज्य पंगु बन जाएंगे, राज्य काम नहीं कर पाएंगे। राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा। जो राज्य की आमदनी का हमने जो प्रावधान बनाया है, ये राज्य को खोखला कर देगा, क्योंकि भू राजस्व के अलावा ज्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिए गए। केवल भू राजस्व का टैक्स किसको दिया था? राज्य को दिया था, और शेष कर केंद्र सरकार को दे दिए थे। इसलिए उन्होंने कहा था ये राजकोषीय जो नीति है वो राज्य को खोखला कर देगी। यदि पैसे ही नहीं होंगे तो राज्यों में विकास परियोजनाएं कैसे चलेंगी? राज्य के पास आमदनी का मुख्य एक ही जरिया था, क्या था? भू राजस्व कर। इसके अलावा सारे कर केंद्र को दे दिए गए थे। तो संतनम जी कहते हैं कि यदि पैसा ही नहीं होगा तो राज्य कैसे कार्य करेगा? मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को
आकर केंद्र से यह कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार, उद्योगों की स्थापना के लिए खैरात दे दीजिए। बेहतर होगा कि हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दें और एकल व्यवस्था यानी यूनिटरी सिस्टम स्थापित करें। संत राम ने कहा कि अगर पर्याप्त जांच पड़ताल किए बिना शक्तियों का प्रस्तावित वितरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ ही सालों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। संतरम का सवाल अच्छा था। आज किसी भी राज्य को जरा सी पैसे के लिए केंद्र के पास हाथ फैलाने पड़ते हैं, गिड़गिड़ाना पड़ता है, पत्र लिखना पड़ता है, हमारे यहाँ सड़कें खराब हैं इसलिए हमको पैसा भेजा जाए। केंद्र सरकार के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। केंद्र सरकार आज देखती है राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर वो पैसा देती है। वो देखती है यदि हमारे इस राज्य में जिसने पैसे की मांग की है, यदि हमारी पार्टी की सरकार होगी तो हम उसे पैसा तत्काल दे देते हैं, तत्काल उसके लिए फंड रिलीज हो जाता है। लेकिन जो राज्य केंद्र सरकार के अपोजिट में उनके वहाँ सरकारें होती हैं, किसी भिन्न पार्टी की सरकार राज्य में आज होती है, तो केंद्र सरकार पैसा देने में 100 बार सोचता है और अंततः मना भी कर देता है। उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति बताती है, सोचने पर मजबूर कर देती है कि यदि हमने इसको पैसा दे दिया तो ये अपने यहाँ सड़कें बना लेगा, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था कर लेगा, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर लेगा, तो आगामी चुनाव में हमें वोट कौन देगा? यही तो हम मुद्दा बनाएंगे कि आपके यहाँ सड़कें नहीं हैं, आपके यहाँ शिक्षा नहीं है। भोली भाली जनता ये नहीं जानती है कि इन सब के लिए पैसा केंद्र सरकार ही देती है। वो इस बहकावे में आ जाती है कि बगल वाले राज्य में और केंद्र सरकार में एक ही पार्टी की सरकार थी, तो वहां देखो कितने अच्छे सड़क, कितना अच्छा स्वास्थ्य है, कितनी अच्छी शिक्षा है, जबकि यहां कोई विपरीत थी इसलिए यहां नहीं है, इसलिए यहां भी हम सरकार उसी की बनाएंगे जिसकी केंद्र में होगी तो हमें ज्यादा लाभ होगा। संत राम जी का केवल यही कहने का उद्देश्य था संविधान सभा में कि हर मामले में राज्य को केंद्र के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े, अन्यथा कोई ऐसा दिन आएगा सारे राज्य केंद्र के विरुद्ध आवाज उठाने लगेंगे या उसके विरुद्ध उठ खड़े होंगे। प्रांतों के बहुत सारे दूसरे सदस्य भी इसी तरह की आशंकाओं से परेशान थे। उन्होंने इस बात के लिए जमकर जोर लगाया कि समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची में कम से कम विषयों को रखा जाए, समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची में कम विषयों को रखा जाए, ज्यादा विषय राज्य सूची में दे दिया। उड़ीसा के एक सदस्य ने यहां तक चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीयकरण के कारण केंद्र बिखर जाएगा। अगर संविधान में शक्तियों का बेहिसाब केंद्रीयकरण कर दिया, सेंट्रलाइजेशन कर दिया हमने शक्तियों का, तो एक दिन केंद्र बिखर जाएगा। हम अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। 4.2 आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था। अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और केंद्रीकृत केंद्र चाहते हैं। अंबेडकर जी ने संविधान सभा में बोलना प्रारंभ किया और वो क्या कहते हैं इस शक्तियों के बंटवारे के विषय पर कि हमको एक शक्तिशाली केंद्रीकृत चाहते, मतलब हम ऐसा अंबेडकर के घोषणा पत्र में एक शक्तिशाली और केंद्रीकृत केंद्र चाहते थे कि जो शक्तिशाली हो और केंद्रीकृत हो, केंद्र के पास शक्तियां होना चाहिए। सुनिए 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र। सड़कों पर हो रही जिस हिंसा के कारण देश टुकड़े टुकड़े हो रहा था उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने बार बार यह कहा कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए ताकि वह सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। आगे वो क्या कहते हैं, प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा, यानी ये प्रांतों को ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते थे। हमने यहां देखा है दक्षिण भारत के जितने भी लोग थे वो ये चाहते थे कि प्रांतों को ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए, जबकि उत्तर भारत के केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने के पक्ष में थे। तो गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से
इस बात पर प्रकाश डाला कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वह देश के हित में योजना बना सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके। दक्षिण भारत के केवल यही नेता थे गोपाल स्वामी अय्यर जो केंद्र को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में बोल रहे थे। विभाजन के से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफी स्वायत्तता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। कुछ हद तक यह मुस्लिम लीग को इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश भी थी। मतलब विभाजन नहीं हुआ था तब केंद्र कांग्रेस ने प्रांतों को ज्यादा शक्ति देने का वादा किया था और इसका मतलब केवल एक ही था कि मुस्लिम लीग शांत बनी रहे और मुस्लिम लीग विश्वास में बनी रहे। वहां दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। मतलब कहां पर? राज्यों में कोई दखल अंदाजी नहीं की जाएगी केंद्र के द्वारा। बंटवारे को देखने के बाद ज्यादातर राष्ट्रवादियों की राय बदल चुकी थी। उनका कहना था कि अब एक केंद्रीयकृत संरचना के लिए पहले जैसी राजनीतिक दबाव नहीं बचे हैं। पहले राजनीतिक दबाव थे, चूंकि मुस्लिम लीग भारत में थी तब हमने कह दिया था कि राज्यों को ज़्यादा शक्तियां दी जाएं, लेकिन जब भारत का विभाजन हो चुका है, मुस्लिम लीग यहां से जा चुकी है, तो अब हमारे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है। अब हमें केंद्र में ज़्यादा शक्तियां होना देना चाहिए। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थोपी गई। एकल व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी। उस जमाने में हुई घटनाओं से केंद्रीयतावाद को बढ़ावा मिला, जिसे अब अफरा तफरी पर अंकुश लगाने तथा देश के आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए और भी जरूरी माना जाने लगा। इस प्रकार संविधान में भारतीय संघ के घटक राज्यों के अधिकारों की तुलना में केंद्र के अधिकारों की ओर स्पष्ट झुकाव दिखाई देता है। नमस्कार। अगले वीडियो में हम 5 राष्ट्र की भाषा पर विचार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।